बैठने में दिक्कत होती है, लो बैठ जाओ इससे। सही आ रहा है? ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक, ओके। ओके, सो गुड आफ्टरनून बच्चों। सो आज हमारे दो काम हैं। पहली बात तो लिविंग वर्ड को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो एनी हाउ हमारा पहला चैप्टर आज कंप्लीट होगा, दैट वाज नोन एज लिविंग वर्ड। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आज के जो कुछ काम है क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया पीएमटी के या फिर नीट के। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में अभी मैं कराने जा रहा हूँ। इनका इससे आपको इवैल्यूएशन पता चलेगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उससे आपको कितनी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है, ये आपके ऐप में पड़ी है। ऐप से जो पीडीएफ लेंगे उसमें से रीजन असर्शन वाला पोर्शन आप हटा दीजिएगा, वो मत करिएगा। रीजन एंड असर्शन वाला ये वाला पोर्शन आपको हटा देना है। और इसके अलावा एक पोर्शन होगा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला, ये वाला पोर्शन भी आपको हटा देना है। ये क्योंकि बेसिकली पहले एम्स होता था और एम्स से रिलेटेड कुछ बेटा पीडीएफ हम लोग के पास बनी हुई रखी थी, उन पीडीएफ को आपको अभी दिया गया। उन्हें और बेटा अच्छा मॉडिफाई कर दिया जाएगा अगली बार से और अच्छी तरीके से मिलेगी। सो फिलहाल आपको आज लिविंग वर्ड कंप्लीट कराते हैं। दूसरा हमें क्वेश्चन लगाने AIPMT में आज तक पिछले 28 सालों में 30 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं हम लोग इस चैप्टर से फंसने वाले हैं कि नहीं। और दूसरा हम लोग PDF ऐप में पड़ी हुई है वो देखेंगे और उसमें से ये वाला पोर्शन हटा देंगे। अच्छा, जो कल का टॉपिक था उस कल के टॉपिक में पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए थे द पोर्शन नोन एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। और कल आपका पढ़ते पढ़ते आपको मैंने बोला था एड्स आर नथिंग बट दीज आर द टूल्स। इन्हें हम लोग टूल्स बोलते हैं जिससे हम टैक्सोनॉमी करते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं। और हुआ क्या, टैक्सोनॉमिकल एड को मैंने एक झोंके में आपको तरीके से पढ़ाया। आज मैं उसका चार्ट आउट करता हूँ। आप लोग ये चार्ट बुक में ही कहीं बना लीजिएगा, है एनसीईआरटी की लाइन सही पर चार्ट नहीं बना हुआ है। टैक्सोनॉमिकल एड्स में 3 तरीके के मुख्य एड्स हैं। एक तो है स्टोरेज या फिर प्रिजर्वेशन के लिए, स्टोरेज ऑब्लिक प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ स्पेसिमेन। स्टोरेज एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन हम लाते हैं उनका स्टोरेज कैसे करेंगे उसके लिए। दूसरे हमारे पास हैं एनालिटिकल टूल, एनालिसिस के लिए टूल हैं एनालिटिकल टूल्स। और तीसरे तरीके के टूल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड्स। कई बार बच्चे कहते हैं सर इनमें भी तो हम लोग रिकॉर्ड प्रिजर्व करते हैं। यहां पर हम रिकॉर्ड प्रिजर्व नहीं करते, यहां स्पेसिमेन प्रिजर्व करते हैं। और यहाँ पर जो स्पेसिमेन की स्टडी की गई है उस स्टडी का रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो ये है रिकॉर्ड्स। ये 3 तरीके से जब आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। इनमें से जो स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन के टूल्स हैं वो कल चारों मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो। हर्बेरियम भी एक प्रिजर्वेशन है, आपको मालूम है हर्बेरियम में आप डेड प्लांट को प्रिजर्व करते हो। इसके अलावा आपको कल मैंने पढ़ाया था बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन भी एक तरीके के प्रिजर्वेशन ही है या स्टोरेज है, आप बता सकते हो। प्रोटेक्टेड कंडीशन में हम लोगों ने इनको रखा हुआ है, लिविंग कंडीशन में। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कल म्यूजियम, आपको याद होगा म्यूजियम।
म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों करते थे। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था जूलॉजिकल पार्क, अगर आपको याद हो, ये जूलॉजिकल पार्क भी हमने पढ़ा दिया था। सो होता क्या, जब एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होते हो तो आप समझ नहीं पाते हो कि कौन सा टूल किस काम के लिए, तो मैंने इसे अलग अलग कर दिया। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क, ये स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। इसके बाद देर आर सम टूल्स विच आर फॉर एनालिसिस, जिसमें से हमारे पास एक ही टूल यहां पर दिया गया, इट इज नोन एज की, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कीज। टैक्सोनॉमिकल की। एंड नाउ हेयर इज द रिकॉर्ड्स, जो बुक के फॉर्म में रिकॉर्ड्स हैं। यहां पर 4 रिकॉर्ड्स हैं जो हम लोग को पढ़ने चाहिए। इनमें से एक पहला रिकॉर्ड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। एक छोटी सी लाइन है। फ्लोरा के अलावा आपके पास है मैनुअल्स, फ्लोरा मैनुअल्स। इसके अलावा आपके पास है कैटलॉग्स, और इसके अलावा है मोनोग्राफ्स। हालांकि इतना बड़ा पोर्शन एनसीईआरटी ने नहीं लिया है, लेकिन नाम तो इनके लिए ही हैं। और मैंने देखा है अक्सर बच्चे इन सब चीज़ों में बड़े कंफ्यूज हैं कि सर फ्लोरा क्या है, मैनुअल क्या है सर, कैटलॉग क्या है सर, मोनोग्राफ क्या है सर, आप पता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता की क्या है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में 3 कैटेगरीज क्रिएट करो जो टैक्सोनॉमी के लिए जरूरी हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स के लिए जरूरी हैं। पहली कैटेगरी है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन के लिए, ये आपके सामने हो गया। यानी स्टोरेज या प्रिजर्वेशन हम लोग कैसे करेंगे या कंजर्वेशन कैसे करेंगे। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क, इनसे हम एनालिसिस नहीं करेंगे, इनमें हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ओके, एनालिसिस करने के लिए हमारे पास देयर इज अ की, जो हम लोग की पढ़ेंगे, और रिकॉर्ड्स के लिए वी हैव द फ्लोरा, मैनुअल्स, कैटलॉग और मोनोग्राफ। सो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि ये वाला पोर्शन वी हैव ऑलरेडी डन। हम लोगों ने कल हर्बेरियम पढ़ लिया था, आई थिंक हम लोगों ने कल बोटेनिकल गार्डन पढ़ लिए थे, म्यूजियम पढ़ लिए थे, बायोलॉजिकल पार्क कल पढ़ लिए थे। एक छोटा सा रिवीजन, हर्बेरियम इज फॉर प्लांट और एनिमल, प्लांट, डेड और लिविंग, डेड। ओके, बोटेनिकल गार्डन आर फॉर प्लांट और एनिमल, plants, dead or living, living. Both are quick referral system. It is also quick referral system. It is also quick referral system. Then again museum. Museum is for plant or animal? Both. Dead or living? Living. लेकिन कितने तरीके से? 5 तरीके मैंने आपको सिखाए थे। या तो जार में रखेंगे, या तो ड्राई स्पेसिमेन रखेंगे, इंसेक्ट बॉक्स बनाएंगे, आपको बताया गया था इंसेक्ट बॉक्स के अलावा, या फिर आप स्टफ्ड मटेरियल स्टफ तरीके से रखेंगे, या फिर आपको बताया गया था कि आप स्केलेटन रखेंगे। ओके, अब लेकिन फिर जूलॉजिकल पार्क आता है, इट इज फॉर प्लांट और एनिमल, एनिमल, प्लांट एनिमल, प्लांट एंड एनिमल बोथ। ये हो गया। इसके बाद आज हमारा टॉपिक है एनालिटिकल टूल में की। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे मुझसे पूछते सर की बिल्कुल समझ में नहीं आती, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की। सो आई एम गोइंग टू टीच यू की टुडे, कि की क्या है और टैक्सोनॉमिकल की एनालिटिकल टूल कैसे है, और ये क्या क्या बता सकता है हमको। ओके, कैसे कैसे क्या क्या बता सकता है, उन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सो हेयर इज की। अगर आप पेज नंबर 13 देखेंगे तो लिखा गया है की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ एनालिटिकल टूल। सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक एनालिटिकल टूल है, और यहां पर हम लोग एनालिसिस के लिए इसे यूज करते हैं। एनालिसिस करते हैं, क्या क्या एनालिसिस करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज की। ओके,
So key is the analytical tool which depends upon similarities and dissimilarities. Depends upon similarities and dissimilarities. ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज है, और सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होंगी इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. देयर आर सम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. अभी मैं जो लिख रहा हूं वो केवल आपको लैंग्वेज लिख रही है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, पहले आप लिख लेते हैं, मैं फिर मैं एक एक लाइन आपको समझा दूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, की इज अ टेक्सोनोमिक एड यूज फॉर एनालिसिस. तो पहला ही क्वेश्चन है, क्या एनालिसिस करने जा रहे हो सर? ऐसा क्या एनालिसिस करने जा रहे हो? यस, आप एनालिसिस कर सकते हैं यहां पर स्पीसीज की, आप यहां पर एनालिसिस कर सकते हैं जीनस की, आप यहां पर एनालिसिस कर सकते हैं फैमिली की. यानी आप किसी भी फैमिली को पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, किसी जीनस को एनालाइज कर सकते हैं, किसी स्पीसीज को एनालाइज कर सकते हैं. सो टेक माय वर्ड्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल की इज अ टेक्सोनोमिक एड. एक ऐसा टेक्सोनोमिक एड है जो हम लोग एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं. तो पहला ही क्वेश्चन आता है, क्या एनालाइज कर सकते हैं सर? स्पीसीज एनालाइज कर सकते हैं, जीनस एनालाइज कर सकते हैं, फैमिली एनालाइज कर सकते हैं, एटसेट्रा. हम लोग कई बार सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज की बेसिस पर जीनस, स्पीसीज और ये एनालाइज कर सकते हैं. तो बोलते हैं एनालाइज करने के लिए हम यूज क्या करते हैं? बोलते हैं एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं हम पर्टिकुलर स्पीसीज की सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी. अगर जीनस पढ़ रहा है तो पर्टिकुलर जीनस में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी. अगर हम फैमिली पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर फैमिली में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. जो चीज एनालाइज की गई है उसमें कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, और उन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के कैरेक्टर्स होंगे. इन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज की बेसिस पर हम अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं, 2 क्वेश्चन का ग्रुप बनाते हैं, एंड दैट इज नोन एज कपलेट. ये जो कपलेट है ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा. अभी मैं एक कपलेट बनाकर आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा. कपलेट मतलब 2 थिंग, 2 क्वेश्चन का एक समूह जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पर निर्भर करेगा. इट इज अ ग्रुप ऑफ टॉक और इट इज अ पेयर ऑफ क्वेश्चन. इट इज अ पेयर ऑफ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कपल. It is a pair of question which depend upon similarities and dissimilarities. और इस pair of question में आप एक को select करोगे, आप एक को select करोगे, दूसरे को reject करोगे, और जिसको select करोगे वो आपको देगा lead. यानी इसमें से ये दोनों क्वेश्चन आपस में लीड प्रोवाइड करेंगे, और ये लीड आगे चल के आपको कपलेट बना करके देगी. देखा, आपके सामने कोई एग्जाम्पल ना होने की वजह से आपको ये इतना मुश्किल शब्द लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे. मैं ऊपर वाला पोर्शन हटा दूंगा, इसे नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे इसे सिखाना है आपको. तो मैं आपके सामने इसको लिखता हूं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं. की इज अ टेक्सोनोमिक एड used for analysis, and what you can analyze about the species, you can analyze about the genus, you can analyze about the family, and इनकी एनालिसिस करने के लिए आप क्या पिक्चर में लेते हो? सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी. और सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी की बेसिस पर आपका एक कपल क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन का एक पेयर बनता है, दैट इज नोन एज कपलेट. कपलेट में से एक चीज को आप सिलेक्ट करोगे, एक चीज को रिजेक्ट करोगे, और उससे आपको लीड मिलेगी. अब ये चीज मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि जो मैंने लिखा है मैं उसको करके दिखाना चाहता हूं. मे बी जो मैं लिख रहा हूं कि एग्जैक्ट वैसी ना हो, लेकिन आपको इससे थोड़ा आइडिया होगा. हमें ग्रुप ऑफ एनिमल में, यहां पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल है, और मुझे एनालाइज करना है कि इस ग्रुप ऑफ एनिमल में ह्यूमन है कि नहीं है. चलिए मैं आपके सामने एक कंडीशन क्रिएट करता हूं. देयर आर सो मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल हैं यहां पर, एंड आई वांट टू एनालाइज कि इस पूरे ग्रुप में हमारा ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है. तो पहली बात हमें यही पता लगाना पड़ेगा यहां एनिमल है कि प्लांट है. तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे. द ऑर्गेनिज्म सेल वॉल रखता है, सेल वॉल पहला पॉइंट बनाएंगे यहां पर. सेल वॉल आइदर प्रेजेंट
और सेल वॉल आइदर absent। अगर कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है तो बताइए दो क्वेश्चन का समूह बना। एक क्वेश्चन बना लेकिन इसमें कितने बेटा कितने सेंटेंस हैं? दो। सेल वॉल या तो प्रेजेंट या तो absent। तो अब आपने एक क्वेश्चन पूछा वेदर, मैं पूरा क्वेश्चन बना रहा हूं, वेदर सेल वॉल प्रेजेंट और absent। अब बताइए, अब आपको इन दोनों क्वेश्चन में इस कपलेट में से आपको क्या मिलेगा? कोई एक आंसर मिलेगा। बोला गया नहीं absent है। अगर absent है तो आप लीड लेके गए कि हो सकता है कि ये एनिमल हो। प्रेजेंट है इसका मतलब ये प्लांट होगा, और absent है तो याद रखना एनिमल होगा। आपको जैसे ही पता चला ये एनिमल है, ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है एनिमल है। अब इस एनिमल में हमारा ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है, तो हमने सीधे एक बड़ा क्वेश्चन पूछा, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं पूछा। बिकॉज वी आर मैमल्स, तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा इसमें मैमरी ग्लैंड। देखिए मैमरी ग्लैंड, ओके, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट। अब मैं प्लस से प्रेजेंट लगा रहा हूं, जगह कम है। मैमरी ग्लैंड absent। अब आपने देखा क्या, ये एक कपलेट था, इस कपलेट में से किसी एक को रिजेक्ट किया गया, एक को सेलेक्ट किया गया। जो सेलेक्ट किया गया उसने दी लीड, और लीड देने के बाद फिर से एक कपलेट बना, और अब की बार कपलेट बना मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट और absent। आपने कहा सर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, आपने कहा ये तो मैमल है। आपने कहा सर ये तो मैमल है, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैमल मिला, अब आपने कहा मैमल तो दुनिया में बहुत है, आपने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां पर आपने लिखा मेंस्ट्रुअल साइकिल आइदर प्रेजेंट और absent। देखिए ये एक कपलेट था, आपके सामने आया, ये एक कपलेट था। कपलेट के दो सेंटेंस थे, सेल वॉल प्रेजेंट सेल वॉल absent। इसमें से एक को रिजेक्ट किया गया, एक को सेलेक्ट किया गया। फिर जिसको सेलेक्ट किया गया उसने दी लीड, और लीड ने फिर क्रिएट किया कपलेट। कपलेट ने से फिर एक रिजेक्ट किया गया, एक सेलेक्ट किया गया। जैसे ही सेलेक्ट किया गया मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट, उसने फिर से एक दिया कपलेट। नाउ अगेन अ कपलेट। अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट, आपने कहा ये तो प्राइमेट है। अब प्राइमेट है इसका मतलब है यहां पर मंकी, एप, ह्यूमन कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर से आपको ये मिली लीड। सी दिस वाज द कपलेट, दिस इज अ लीड। नाउ द प्राइमेट में आपने लगाया 1450 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी। बोला क्रेनियल कैपेसिटी 1450 से है या उससे कम है। पता चला 1450 है। इतनी क्रेनियल कैविटी केवल ह्यूमन में है। एंड वी एनालाइज कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म था उस ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग है। यस, कैसे एनालाइज किया, क्या किया हमने इस एनालिसिस में? हमने क्या किया, दो क्वेश्चन का एक समूह बनाया, कपलेट, एक को रिजेक्ट किया, एक को सेलेक्ट किया, फिर कपलेट बनाया, फिर लीड मिली, फिर कपलेट बनाया, फिर लीड मिली, फिर कपलेट बनाया, फिर लीड मिली। अंततः हमने एनालिसिस कर ली, एनालाइज कर लिया, यस उस ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग है या नहीं है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाता, बोला जाता मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, अगर बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल absent है तो हम लोग इसको सेलेक्ट करते। अब यहां पर होता नॉन प्राइमेट, तो वहां मैमल तो है लेकिन गाय भैंस जैसा मैमल है, यानी मेमोरी ग्लैंड वाला मैमल तो है लेकिन ह्यूमन नहीं है, और हमें पता लग जाता कि उस वाली जगह पर ह्यूमन बीइंग नहीं है। सो आपको करना क्या है, कपलेट बनाना है। कपलेट के दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आंसर होगा, जो आंसर होगा वो लीड देगा। लीड देने के बाद फिर से कपलेट बनाना है, कपलेट को फिर लीड मिलेगी, कपलेट लीड कपलेट लीड कपलेट लीड करते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे। अंततः आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचोगे, एंड दैट विल बी द एनालिसिस। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि बेटा यहां पर जो भी की है, की इज नथिंग बट इट इज एनालिटिकल टूल। अब देखना, ये सब नाटक करने के बाद आपको की का एक एक शब्द याद है। बोर्ड में कुछ ना रखने के बावजूद भी मैं पूछता हूं व्हाट इज की। अब आप अपने आप बिना देखे बिना रटे आप समझा दोगे व्हाट इज की। की इज फॉर रिकॉर्ड? नो,
की इज फॉर प्रिजर्वेशन, नो, की इज फॉर एनालिसिस। की इज एनालिटिकल टूल, क्या एनालाइज कर सकते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली एटसेट्रा। कल पढ़ाते वक्त मैंने बोला था फैमिली तक सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज काफी ठीक ठाक होती हैं, लेकिन उसके बाद हम एग्रीगेट का करेक्टर लेते हैं ऑर्डर एंड क्लास में, इसका मतलब वहां सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज में बहुत मुश्किल हो जाती, इसलिए मेनली जीनस, स्पीसीज और फैमिली के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। इसके बाद हमने पूछा कि अच्छा बताओ जब कभी की बनाई जाएगी तो क्या लिया जाएगा, की इज डिपेंड अपॉन, यस इट इज सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, और उन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, a question which have two sentences, a question which have two sentences, and these sentences are depend upon similarity and dissimilarity, and these sentences in a group is known as couplet। और उन दो sentences में दोनों select हो जाएंगे, no, एक select होगा एक रिजेक्ट होगा, जो select होगा वो क्या देगा, लीड, और उस लीड से हम फिर क्या बनाएंगे, कपलेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, फिर उसमें से एक होगा सेलेक्ट, फिर क्या होगी लीड, और ऐसा करते करते हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे अपना, यस वी नो दैट, हम लोग इस तरीके से अपने पूरे के पूरे टॉपिक को आगे बढ़ा लेंगे। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपने की को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अच्छा, की को अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद हम लोगों ने रिकॉर्ड्स की तरफ चलना है। अब हमको देखना है कि हमारे रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है, रिकॉर्डिंग द टेक्सोनॉमिक नॉलेज। तो रिकॉर्ड्स के लिए हमारे पास सबसे पहले है फ्लोरा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्लोरा। सो हाउ डू वी कंपाइल द रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड्स को कैसे कंपाइलेशन करते हैं, तो सबसे पहले आता है फ्लोरा। तो पहली बात तो एक चीज अपने दिमाग में हटा दो कि फ्लोरा कोई बड़ी चीज है नहीं, फ्लोरा इज अ बुक। फ्लोरा एक किताब है जो लिखी गई है रिकॉर्ड्स के फॉर्म पे। जैसे कोई पूछा जाए व्हाट इज डिक्शनरी, डिक्शनरी इज अ बुक, उसमें आपने क्या लिख रखा है, बहुत सारी वोकैब लिख रखी है। तो फ्लोरा इज नथिंग, इट इज अ बुक, ये एक बुक है, इस बुक में हमने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए हैं जेके महेश्वरी, इनका नाम आप आगे कहीं ना कहीं पढ़ोगे, जेके महेश्वरी। जेके महेश्वरी ने एक किताब लिखी है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली में क्या क्या फ्लोरा पाई जाती है। तो याद रखना ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। कुछ बेटा फॉरेन राइटर हैं, जैसे उन्होंने लिखा है फ्लोरा ऑफ न्यूजीलैंड। तो अब न्यूजीलैंड में कौन कौन से फ्लोरा पाई जाती है, तो अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते कि फ्लोरा होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरा इज अ बुक, ये एक किताब है जिसमें कोई चीज भी ना प्रिजर्व की गई है ना एनालाइज की गई, नॉट नाइदर प्रिजर्व नॉर एनालाइज, ना तो प्रिजर्व की गई है ना तो एनालाइज की गई है। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। अगर मैं इतना बोल दूंगा तो आप मुश्किल में आ जाओगे। पहले सबसे पहले फ्लोरा को समझने के लिए देखिए, देयर इज अ गिवन एरिया, ये रहा एरिया। पहले हमें एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉरेन साइंटिस्ट ने कौन सा एरिया सेलेक्ट किया, न्यूजीलैंड। हमारे जेके महेश्वरी साहब ने कौन सा एरिया सेलेक्ट किया, दिल्ली। ओके, नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द एरिया। अब इस एरिया में एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट क्या है, यानी मान लो ये दिल्ली है तो पश्चिमी दिल्ली में कौन कौन से पौधे हैं, पूर्वी दिल्ली में कौन कौन से पौधे हैं, उत्तरी दिल्ली में कौन कौन से पौधे हैं, दक्षिणी दिल्ली में कौन कौन से पौधे हैं। तो इस पूरे एरिया की बेसिस पर हमारे पास कौन कौन से प्लांट कहां कहां पर स्थित हैं, कहां कहां पर पड़े हुए हैं, कौन कौन से प्लांट कहां कहां पर रखे गए हैं, उसका एक्चुअल अकाउंट देना along with their habitat एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना, दैट इज फ्लोरा। पहले इंग्लिश में लिख देते हैं व्हाट इज फ्लोरा। फ्लोरा इज एक्चुअल अकाउंट, एक्चुअल अकाउंट, आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर है 14, आप पढ़िए। इट इज अ एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
It is an actual account of habitat and distribution. Actual account of habitat and distribution of plants in given area. किसी भी गिवन एरिया में कौन सा प्लांट किस हैबिटेट में रह रहा, पानी में कौन रह रहा, जमीन में कौन रह रहा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है, दक्षिणी में कौन है, पश्चिमी में कौन है, उत्तरी में कौन है, और इस तरीके से आप बता पाओ। तो सबसे पहली बात, आइए सब अंग्रेजी वाले शब्द छोड़ो, आपने मन में सोचो आपको एक ज्योग्राफिकल एरिया सेलेक्ट करना। जैसे मैं बोलूं कि मुझे एक फ्लोरा लिखनी है, तो मैंने कहा कि सर चलिए कानपुर में एक मोती झील करके जगह है, तो हमने बोला फ्लोरा ऑफ मोती झील लिखते हैं सर। तो फ्लोरा ऑफ मोती झील लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, घर में थोड़ी ना बैठा रहूंगा, पहले मैं मोती झील जाऊंगा। मुझे मालूम है मोती झील एक ऐसी जगह है जहां पर छोटी सी झील बनी है। इस मोती झील के चारों तरफ कौन कौन से प्लांट लगे, नीम का प्लांट किस जगह लगा है, आम का प्लांट किस जगह लगा, बबूल है कि नहीं है, पानी में कौन कौन से प्लांट है। तो अब हम पूरी मोती झील में पहले पूरा हैबिटेट देखेंगे, पूरे प्लांट देखेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, दक्षिण साइड में कौन है, पश्चिम साइड में कौन है। अगर ये सारी बातें अगर हम बता दें, इट इज नथिंग बट फ्लोरा। चलो मेरे साथ बोलो, क्या क्या है फ्लोरा? इट इज एक्चुअली कुछ भी नहीं कि कुछ भी बोल दिया, एक्चुअल अकाउंट है, यानी एक्चुअली कौन पौधा कहां प्रेजेंट है, ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया में किसी भी तरीके के प्लांट का एक्चुअल हैबिटेट और उनका उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिकॉर्ड बनाया जाता। मैंने पहले लिखा है रिकॉर्ड बनाया जाता, दैट इज नोन एज फ्लोरा। एक और खास बात है, फ्लोरा ऑल्सो हैव इंडेक्स। जैसे किताबों में इंडेक्स होते हैं, इस किताब में भी इंडेक्स है, और इस इंडेक्स में इन लिस्टिंग होगी ऑल द प्लांट ऑफ दैट गिवन एरिया, इन लिस्टिंग ऑफ प्लांट होगी। जैसे मैं बोलूं आपको इंडेक्स में सबसे पहले दिखाई पड़ेगा 20 नीम के पेड़, 20 एजा डिरेक्टा के पेड़, वो इंडेक्स में लिखा होगा कि 20 पेड़ हैं नीम के, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब वो 20 पेड़ क्या एक ही जगह है? नहीं, अब आपको बताया जाएगा मोती झील में दक्षिण में एक पेड़ है, पश्चिम में एक पेड़ है, रोड साइड में 2 पेड़ है। इस तरीके से पहले तो इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स के साथ साथ they will also give actual account of habitat, और जब आपको actual account of habitat and distribution मिल जाएगा, you will say the flora। कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल नहीं है भैया। अगर कल को तुमसे पूछा जाए व्हाट इज फ्लोरा, अगर मुझे आप 4 बातें बता दोगे फ्लोरा की तो मैं समझ जाऊंगा। एक बार मैं वो सारी बातें लिख रहा हूं, ये तो मैंने समझा दिया। फ्लोरा के बारे में मैं नोट्स बना करके आपको दे रहा हूं। अगर कभी कोई पूछे सर फ्लोरा क्या है, तो ये लो नोट्स। फ्लोरा इज अ रिकॉर्ड्स। पहला पॉइंट है, फ्लोरा एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक। यहां पर एक किताब लिखी गई है, इस किताब में इंडेक्स है, ओके इंडेक्स है। इसके अलावा इसमें प्लांट स्पीसीज के बारे में लिखा गया है। अगर आप इतना बता दोगे कि सर प्लांट स्पीसीज के बारे में लिखा, काफी कुछ हो गया। बस इसके साथ बोलोगे प्लांट स्पीसीज का एक्चुअल हैबिटेट बताया गया है, यानी एक्चुअल वो पौधे कहां कहां पर हैं। ये भी बताया गया है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उन पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और एक गिवन एरिया से रिलेशन दिया गया है। अगर गिवन एरिया में किसी भी प्लांट का एक्चुअल हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है तो कौन सी किताब देखोगे? फ्लोरा। खत्म, इट वाज अ फ्लोरा। नाउ फ्लोरा के बाद हमारे पास मैनुअल्स हैं, यू नो दैट। ओके, आपने देखा है फ्लोरा के बाद हमारे पास हैं मैनुअल्स। फिर से अगला ही क्वेश्चन है कि सर मैनुअल क्या है, ये फ्लोरा से अलग कैसे है? मैनुअल भी एक बुक है, जैसे फ्लोरा एक बुक थी, मैनुअल भी एक बुक है। और इस पूरी मैनुअल में हम लोग कंप्लीट इन लिस्टिंग कर रहे हैं। दिस द बुक हैव द इन लिस्टिंग ऑफ द स्पीसीज।
of species in given area। तो आप बोलोगे सर ये भी तो फ्लोरा जैसी है। फ्लोरा में भी तो सर हम लोग प्लांट की इनलिस्टिंग कर रहे थे, लेकिन फ्लोरा में प्लांट की इनलिस्टिंग के साथ एक्चुअल हैबिटेट का भी डिस्कस किया गया था। यहां हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहां पर इस बुक में इनलिस्टिंग ऑफ स्पीसीज इन गिवन एरिया की है। हमने पूरी स्पीसीज का इनलिस्टिंग कर दिया है ताकि इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about name of species। किसी भी गिवन एरिया में जो भी स्पीसीज पाई जा रही हैं उनके नाम पता चल जाए, विच इज यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। अब देखो ये सब शब्दों का माया जाल है। बच्चा कई बार नोडिंग कर देता है कि सर इतना परेशान है, हाँ कुछ होगा ही, कुछ तो होगा ही, सर बता रहे तो कुछ होगा, लेकिन फीलिंग नहीं आती आपको। और जब तक आपको फीलिंग ना आ जाए तब तक वो टॉपिक पूरा नहीं होता। अगर मैं बोलूं फ्लोरा एक किताब है, तो जब फ्लोरा किताब खोलोगे तो पहले एक इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में आपको सारे प्लांट का स्पीसीज पता चलेगी और सारे प्लांट स्पीसीज को एक एक करके लिखा होगा। मान लो नीम, तो सारे नीम कहां कहां पर हैबिटेट में, किस किस इलाके में, आम किस किस इलाके में, जिम्नोस्पर्म के पौधे किस किस इलाके में। तो वो किताब बढ़ती जाएगी, हर एक पौधे का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा और उस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन से एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट पता चल जाएगा कि पौधा कहां पर है। पर जब आप मैनुअल खोलोगे तो मैनुअल खोलते वक्त किसी एक प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि नीम का पौधा ऐसा दिखता है, ट्री जैसा होता है, पत्तियां ऐसी होती हैं, इसका फल ऐसा होता है, और उस अकाउंट को इनलिस्ट किया गया होगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कोई भी स्पीसीज का नाम क्या है, अगर आपको कैरेक्टर मालूम हो। तो आइडेंटिफिकेशन और नाम जानने के लिए एक मैनुअल नाम की किताब आती है जिसमें पर्टिकुलर गिवन एरिया के सारे प्लांट इनलिस्टेड होंगे विदाउट एनी हैबिटेट और एनीथिंग। वो केवल इंफॉर्मेशन देगा, आपको रिकॉर्ड देगा कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड हाउ डू यू नेम देम, कि कैसे तुम उनका नाम दे दो। ओके, सो वन वाज द फ्लोरा, अनदर वन इज मैनुअल। अगर फ्लोरा और मैनुअल में अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे एक बार और समझने की कोशिश करिए। मैनुअल एक किताब है जैसे फ्लोरा थी। मैनुअल में कंप्लीट स्पीसीज का, जितनी भी स्पीसीज उस एरिया में पाई जा रही है उनकी एक लिस्ट बनी है। साथ में एक इंफॉर्मेशन दी गई, कौन सी इंफॉर्मेशन की, कोई स्पीसीज कैसी दिखती है, ताकि हम उस स्पीसीज का नाम पता कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें। अगर उससे मिलती जुलती स्पीसीज हो तो उसे आइडेंटिफाई कर सकें। दैट इज मैनुअल। तो फ्लोरा और मैनुअल में अंतर क्या है? एक में हैबिटेट बताया गया, कौन कहां पर है, एक में इंफॉर्मेशन दी है कैसा दिखता है, ताकि नाम और आइडेंटिफिकेशन हो सके। ओके, नाउ थर्ड वन इज नोन एज कैटलॉग। और ये और मुश्किल कर देता है बच्चों को कि सर चलिए फ्लोरा किसी तरीके से हमने समझ लिया, किसी तरीके से मैनुअल समझ लिया। नाउ व्हाट इज कैटलॉग? नाउ कैटलॉग इज अ अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट of the species। Alphabetical arrangement of species of given area। क्या मैंने यहां पर केवल प्लांट कहा है? क्या मैंने ऐसा बोला है केवल प्लांट? नो, ऐसा मैंने नहीं बोला। अभी तक मैंने फ्लोरा में केवल प्लांट बोला था, उस फ्लोरा में प्लांट बोला था, लेकिन यहां पर मैंने प्लांट नहीं बोला। यहां पर बोला अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ अ गिवन एरिया। किसी भी एरिया, गिवन एरिया की जितनी भी स्पीसीज हैं उनका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। अब हमको ये नहीं पता करना कि कौन दक्षिण में कौन पश्चिम में, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट। यानी एप्पल का पेड़ कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, सबसे पहले एप्पल लिखेंगे, उसके बाद बबूल लिखेंगे। नाउ सी दिस ABCD, इस तरीके का अरेंजमेंट जिन किताबों में किया जाता है, दीज आर नोन एज कैटलॉग। सम टाइम ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, कैटलॉग मे हैव, नॉट ऑलवेज, दे मे हैव
पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पीसीज ऑल्सो, पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन, पिक्चर की इंफॉर्मेशन कर देते हैं। दे मे हैव पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन। कैसे याद रखोगे? जब आप एक सूट सिलवाने जाते हो टेलर के पास, तो आप क्या कहते हो? भैया हमें सूट का डिजाइन का कैटलॉग दिखाइए। आपको याद है? बोल दो भैया सूट का डिजाइन दिखाना, बनाना है हमें, कैसा कोट सूट बनाना है या गर्ल्स कैसे भी सलवार सूट बनाते, बोले भैया कैटलॉग दिखाओ। कैटलॉग में आपको क्या दिखाया जाता है? दे गिव यू पिक्चर एंड दैट पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज इज इंक्लूडेड इन कैटलॉग। तो सम टाइम कैटलॉग के बारे में ज़्यादा एनसीईआरटी लिखती नहीं है। आई थिंक कैटलॉग के बारे में बहुत सिंपल बात लिखती है, नथिंग एल्स। पर तुम लोग याद रखना, कैटलॉग इज अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनी स्पीसीज। किसी भी प्लांट, किसी भी स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन देना। सम टाइम इट मे हैव पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज मोनोग्राफ। Monograph is a record of particular taxa only, particular single taxa only. जैसे मैं बोलूं स्पीसीज ऑफ द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, तो अब केवल स्पीसीज की बात होगी, जीनस की बात नहीं होगी। अगर मैं बोलूं फैमिलीज ऑफ द प्लांट इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, तो केवल अब फैमिलीज की बात होगी, स्पीसीज जीनस की बात नहीं होगी। यू गॉट माई पॉइंट? किसी एक टेक्सा को लो, केवल एक टेक्सा, कोई भी टेक्सा उठा लो। आपने बोला सर हमें स्पीसीज के बारे में पढ़ना, तो ओनली दे विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज ओनली, नो जीनस, नो फैमिली, नो ऑर्डर, नो क्लास। If they give the idea of the family, they will always give the idea of family, no species। उनको species से मतलब नहीं। उन्होंने बोला एक फैमिली सोलनेसी है, एक फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी है, एक फैमिली रननकुलेसी, बस आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब कभी किसी पर्टिकुलर एक टैक्सॉन को या किसी एक फैमिली या किसी एक टैक्सॉन को डिटेल में पढ़ना है, दैट इज नोन एज मोनोग्राफ। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। किसी भी सिंगल टैक्सॉन को पढ़ने के लिए जब आप अपनी स्टडी करते हो किसी बुक के द्वारा, दैट इज नोन एज मोनोग्राफ। और इस तरीके से आप कैटलॉग समझते हो, मोनोग्राफ समझते हो। सो आपके सामने व्हाट इज कैटलॉग? इट इज अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ गिवन एरिया विच मे हैव पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। इसमें पिक्चर की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। नाउ द मोनोग्राफ इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर सिंगल टैक्सा ओनली, किसी एक टैक्सा के बारे में बात कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, ओके, हम लोग अपने ये तो कल की बातें थी। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। No. I think it will be. I'm sorry. Maybe this. No. Okay. ओके, यस वी गॉट इट। यस, ये हमारा पोर्शन था और ये रहा टैक्सोनॉमिकल एड का पोर्शन। और यहाँ पर हम लोगों ने हर्बेरियम पढ़ा। हर्बेरियम के बारे में जो कुछ बातें हो सकती थी वो हमने पढ़ा। हर्बेरियम के बाद बोटेनिकल गार्डन पढ़ा, म्यूजियम पढ़ा, जूलॉजिकल पार्क पढ़ा एंड देन की। आज के हमारे टॉपिक्स में से पहला पॉइंट था की। और की में क्या पढ़ा हम लोगों ने? इट इज अ की इज द टैक्सोनॉमिकल एड used for identification of plant and animal based on similarities and dissimilarities, पहला पॉइंट।
और यहां पर द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग करेक्टर जनरली पेयर कॉल्ड नोन एज कपलेट, और उस कपलेट में आपको दो चॉइस लेनी है बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। जैसे मैंने चॉइस ली थी सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, और इसमें से एक को एक्सेप्ट करना है यानी सिलेक्ट करना है, दूसरे को रिजेक्ट करना है। एंड ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड लीड। अब आपको इससे एक लीड मिलेगी, जो आप सिलेक्ट करोगे वो लीड मिलेगी, और इस तरीके से आप फैमिली, जीनस, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए की का इस्तेमाल कर लोगे। इसके बाद आपके सामने फ्लोरा पढ़ाया गया, ये था फ्लोरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, फ्लोरा। इसके अलावा मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग। ये देखिए मैंने बोला था ना, टेक्सोनॉमिकल एड को 3 पार्ट में बांटते हैं, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस एंड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या क्या आया? फ्लोरा आया, मैनुअल आया, मोनोग्राफ आया और कैटलॉग आया। फिर इसके बाद इन्होंने बोला दे आल्सो हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। नाउ अब फ्लोरा की डेफिनेशन दे रहे, फ्लोरा contains the actual account of habitat and distribution of plant of a given area. These provide index also, and मैंने बोला था फ्लोरा में इंडेक्स भी होते हैं, of the plant species found in a particular area। किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली प्लांट स्पीसीज के बारे में केवल अगर दिया हो, then it is known as flora. Now the manuals are useful in providing information for आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन गिवन एरिया। तो कई बार बच्चे फ्लोरा और मैनुअल में डिफरेंस नहीं समझ पाते। इसमें अकाउंट ऑफ हैबिटेट है, इसमें केवल इंफॉर्मेशन है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें उस स्पीसीज का नाम। एंड देन वी फाउंड द मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सा। और इसके अलावा कैटलॉग इन्होंने बताया नहीं, केवल लिखा है। कैटलॉग को मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द स्पीसीज ऑफ द गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया की स्पीसीज का अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट जो है उसे हम लोग बोलेंगे, यस, हम लोग उसे बोलेंगे कि क्या है और किस तरीके से। सीधे आपके सामने मैं लिविंग वर्ड के कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लाया हूं जो पिछले सालों में पूछे गए। अभी इस साल का तो पेपर था 2020 का, लेकिन ये 2019 के पेपर से बेटा क्वेश्चन है। अब आप अगर इन्हें सेलेक्ट करके सही कर पा रहे हैं तो मैं समझूंगा कि जो आपने पढ़ा है वो एक्चुअल आपके दिमाग में जाता है। और एक और इंफॉर्मेशन आपको साथ में लगेगी कि जो हम इतना बड़ा बड़ा करके चीज़ें पढ़ते हैं, इतना घुस घुस करके पढ़ते हैं, वो हमारे कितने काम की, बहुत लेस। इतना सारा सुनील सर ने आपको पढ़ा डाला, क्या एक्चुअल, क्या अकाउंट, क्या एवरीथिंग, लेकिन क्वेश्चंस क्या आते हैं। ये पिछले 30 सालों में आए हुए क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आए हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ। सो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। और चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और मेरे पास जो लोग भी ये देख रहे हैं वो लोग एक ग्रुप में ऐड हैं। आप लोग के आंसर अगर इसमें आएंगे तो आई विल फील हैप्पी। पहले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं कि क्या आंसर है। ओके, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कोरोलस लिनियस। कोरोलस लिनियस ने पहली बार जब कभी भी बेटा डिस्क्राइब किया था साइंटिफिक नेम, तो उस साइंटिफिक नेम को किस तरीके से डिफाइन किया था। देखिए यहाँ पर भी मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, यहाँ पर भी मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, यहाँ पर भी मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, और यहाँ पर भी मैंगीफेरा इंडिका लिखा है। लेकिन इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। देखो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर इंडिका का कैपिटल आई है इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि स्पीसीज का नाम जो होना चाहिए वो स्मॉल आई, स्मॉल लेटर से चालू होना चाहिए। यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका में कैरोलस लिनियस आ गया, कैर आ गया, तो ये भी गलत हो गया। नाउ देयर इज ओनली वन राइट आंसर, दैट इज नोन एज मैंगीफेरा इंडिका। एंड लिन, व्हाट इज लिन? इट इज लिनियस। यहाँ पर मैंगीफेरा कैपिटल से चालू हुआ है, इंडिका और लिन। और आप देख रहे होंगे ये थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इटैलिक्स में लिखा है। हमने बोला था इसको जब भी लिखते हैं दो तरीके से लिखते हैं, या तो हम लिख रहे हैं इनको, यस आंसर आया है, एक बच्चे का आंसर आया है, इनका नाम है, यस नाम भी नहीं लगते, PMHG वट एवर, ताबिज का आंसर आया ऑप्शन ए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया।
आप लोग यहाँ पर अगर इस आंसर दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सुनीत सोनी का ऑप्शन आया है, एकल सक्सेना का ऑप्शन आया, आंसर करेक्ट है। इसके अलावा प्रिया का आंसर आया है, आपका भी आंसर करेक्ट है, इट इज आंसर नंबर 1। चलिए अब आप देखिएगा आपने इस चैप्टर में कितनी महान महान बातें पढ़ी, और ये क्वेश्चन था इस साल के ठीक पहले वाला, ये रियल क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। अब आप इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is against the rule of ICBN. What is ICBN? It is International Code for Botanical Nomenclature. अब इन्होंने कुछ रूल बताए, hand written scientific name should be underlined. ये तो मेरे को लग रहा सही है। Every species should have a generic name and a specific epithet. ये भी सही है। Its scientific name are in Latin and should be italicized. ये भी मुझे सही लग रहा। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये गलत है, बिकॉज जेनेरिक नेम को हमें स्टार्ट करना चाहिए कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक नेम को हमें स्टार्ट करना चाहिए स्मॉल से, स्मॉल लेटर से। और इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, आईसीबीएन के रूल के अगेंस्ट कौन सी बात है बताइए। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया उड़ीसा के लिए, नीट 2 बार कराया गया वहां पर। पिछले साल 2019 में उड़ीसा ने भाग नहीं लिया था बाढ़ की वजह से, तो उड़ीसा के लिए उसी साल 2019 का एक अलग पेपर बना था, और ये भी नीट का ही क्वेश्चन है आपके सामने। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अब याद नहीं रहेगा, आप इतना भयानक भयानक पढ़ते हो, ये चीजें आपको कॉन्फिडेंस देनी चाहिए, इन चीजों से आपको आना चाहिए कॉन्फिडेंस। यस, प्रिया का आंसर सही है, ओम वीर का आंसर भी सही है, सॉरी प्रिया का आंसर सही है लेकिन ओम वीर का आंसर भी सही है। ओके, इस तरीके से आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं वो आपके सामने है। ओके, नाउ यहां से हम इसे कट करते हैं। कट करने के बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है। द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। इस बार आपने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैच करने में दिए गए, शायद 15 से 16 क्वेश्चन दिए गए, और मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं आपके लिए। चलिए, सबसे पहले है हार्बेरियम। अपने मन में लाइए, व्हाट इज हार्बेरियम? हार्बेरियम इज अ फॉर लिविंग प्लांट और डेड प्लांट? डेड प्लांट। तो देखते हैं, हार्बेरियम इट इज अ प्लेस वेयर ड्राइड प्रेस्ड स्पेसिमेन माउंटेड ऑन द सीट आर केप्ट। So A should be 3, I think. सही है। Key, what is key? A book? No. Key is a list that methodically enumerate the species found in the area? No. It is a place having the collection of preserved plant? No. तो then again हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। Booklet containing a list of character and their alternate का मतलब contrasting character, which are helpful in identification of various taxa. Yes, because key can be given for the genus, can be given for the species, can be given for the family. तो various taxa को contrasting character से पता लगाने के लिए हम लोग की लिख सकते हैं। ओके, नाउ द म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है आपको मालूम है? इट इज अ प्लेस हैविंग द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। ये वो जगह है जहां पर प्लांट और एनिमल जा सकते हैं। नाउ द कैटलॉग, अ लिस्ट दैट मेथोडोलिकली इनुमरेट all the species found in an area with a deep description aiding identification। मैंने बोला था कैटलॉग एक पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन हो सकती है या फिर एक अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हो सकता है जो इनुमरेट करता है उस जगह की सारी स्पीसीज को एनुमरेट करता है। सो ए शुड बी 4, इट्स अ ऑप्शन नंबर, माय गुडनेस, इट्स अ डी। ए शुड बी 3, A should be 3, yes, okay. B should be 4, C should be 1 and D should be 2. That will be the, I think यही ऑप्शन होगा ना, and this will be the option। अभी आपके सामने मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करके आया हूँ, मैं खुद देखने आ रहा हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्वेश्चन कैसे है। और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, यानी ये भी 2 साल पहले का क्वेश्चन है। बताइए क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में? चैप्टर पढ़ लेने के बाद इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, ये बात हम लोग समझते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि क्या क्या हर्बेरिया में नहीं होगा। आपको मैंने 7 बातें बताई थी हर्बेरिया में क्या क्या होगा।
आपको याद है वो? चलो इसको पढ़ने के पहले वो 7 बातें हर्बेरिया की मुझे बताओ क्या क्या था। यस, प्लेस, इसके अलावा प्लेस के अलावा डेट, डेट के अलावा लोकल नेम, लोकल नेम के अलावा इंग्लिश नेम, या आपको याद होगा, इसके अलावा बायोलॉजिकल नेम यानी बोटेनिकल नेम, इसके अलावा यस इसके अलावा आपने देखी थी फैमिली, फैमिली के बाद आपका नाम था कलेक्टर नेम। अगर आप इतनी चीजें लिख देते हो 1 2 3 4 5 6 7, आपकी हर्बेरियम पूरी होती है। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो हर्बेरियम में नहीं होगा। डेट ऑफ कलेक्शन ये तो है, नेम ऑफ कलेक्टर ये तो है, लोकल नेम इट इज ओके, हाइट ऑफ प्लांट ये नहीं होगा। और अगर हाइट ऑफ प्लांट नहीं होगा तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा हाइट ऑफ प्लांट शुड बी नॉट गिवन इन हर्बेरियम। हर्बेरियम में यस हाइट ऑफ प्लांट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 आता है, आपको मैच करना है। जो मैंने आपके सामने कॉलम बनवाया था, मैंने बोला था ये चार्ट है इसको भूलना मत, और आपने कहा था सर नहीं भूलेंगे। बताइए इनको मैच करते हैं हम लोग। यस, इसमें से फैमिली इज मोसिडी, ऑर्डर इज डिप्टेरा, और क्लास इज इंसेक्टा 6 पैरों वाले, और फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। बताइए किसके बारे में बात की गई है? इट इज अबाउट हाउस फ्लाई। आपकी बुक में हाउस फ्लाई के बारे में दिया गया था, और हाउस फ्लाई से दिया गया पूरा इंफॉर्मेशन है। इसमें एक इंफॉर्मेशन नहीं है इसका जीनस और स्पीसीज। प्लीज टेल मी, इट इज मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। और कई बार लोग मुझसे बोलते हैं सर पेपर जो है वो एनसीईआरटी के बाहर से आता है, तो मैं कहता हूं नहीं, पेपर एनसीईआरटी के बाहर से कभी नहीं आता। आप देखिए अब आप इसमें कहां से एनसीईआरटी के बाहर का पेपर समझेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 का क्वेश्चन है, आपके सामने ये पड़ा हुआ है, आप देखते जाइए। इतने इजी पेपर हैं और सेलेक्ट होना कितना आसान है। लेकिन आप दुनिया भर की चीजें अपने इसमें रखते हैं। ब्रेन है, ये कूड़ादान नहीं है। दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी है। एक काम करिए, एनसीईआरटी के अलावा जितनी भी किताबें उन्हें फेंक दीजिए, कहीं दूसरी जगह रख दीजिए। आपका मन देखेगा, आपका मन मानेगा नहीं वो किताबें पढ़े बिना। पहले एनसीईआरटी किताबें पूरी तरीके से पढ़ डालिए, फिर आप मुझसे दूसरी किताबों के बारे में बात करिए। और जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी के बाहर की चीजें छुई, तो मैं फिर बोलूंगा सिलेक्शन होना मुश्किल है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट 2 करेक्ट वन आउट ऑफ देम। इनमें से 2 करेक्ट ऑप्शन हमें देखने हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है? डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर। यस, ये साइंटिस्ट वाला कॉलम में से दिया गया। जब मैंने बताया था ट्रिपल क्राउन जिनको दिया गया था वो कौन से? अर्नस्ट मायर। इसके बाद इन्होंने फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्टिव प्लांट, ये है गलत। फोटो पीरियड एक्चुअली रिप्रोडक्शन को, फ्लावरिंग को बेटा अफेक्ट करता है। बाइनोमियल नॉर्मल क्रिस्टल सिस्टम गिवन बाय आर.एच. विटेकर, गलत। इट वाज गिवन बाय लीनियस। और इसके बाद बोला इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। याद करो, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म जब बेटा सेल डिवीजन करता था तो 2 कोशिकीय हो जाता था। और मैंने ही आपको पढ़ाया था कि बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है, पढ़ाया था। देखिए वही क्वेश्चन, और वो भी एनसीईआरटी की बात थी। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन केस ऑफ यूनिसेलुलर। तो ये सही, ये सही। तो हमें यहाँ से 2 करेक्ट ऑप्शन चूज करने। सो ए स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट सही है, एंड दिस इज अ सी द ऑप्शन जिसमें ए और डी ऑप्शन में आप लोग करेक्ट कर लोगे। इजी है, आपके सामने मैं करके देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7वां, nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is a contrary to the rules of nomenclature? और जो लोग इस क्वेश्चन पे अटैक कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। क्वेश्चन पे अटैक करने के पहले 5 बातों पर अटैक करो। मैंने जो 5 बातें नोमेनक्लेचर में बताई थी। यस, नंबर 1 डेरिवेशन, डिजाइन, यस, डिक्टेशन, डिनोशन, ऑथर। कहां से लिया गया? लैटिन से। कैसे लिखा गया? इटैलिक्स में। डिजाइन में कितने हैं? 2। एक कौन? जीनस, एक कौन? स्पीसीज। यस, डिक्टेशन कैसे हैं? या तो हैंड रिटन, या तो प्रिंटेड। और चौथा डिनोशन में कैपिटल लेटर बाई जीनस बाई कैपिटल लेटर। और फिर आप देखो कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड।
बिल्कुल सही है, लैटिन में और इटैलिसाइज करके तिरछा करके लिखा जा सकता है, सही है। When written by the hand, the name are to be underlined, ये भी सही है, एक साथ अंडरलाइन की सेपरेटली, सेपरेटली। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, गलत है, इट इज इन लैटिन लैंग्वेज, अगर लैटिन में नहीं है तो उसे लैटिनाइज करिए। और इसके अलावा द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये देखिए नीट बेटा 2016 का क्वेश्चन है एंड इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। लोगों ने ये क्वेश्चन तक गलत किए, ठीक है, इसका मतलब पढ़ाने में हम लोगों से कहीं ना कहीं गलती हो जाती। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें स्टेटमेंट देखने। अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वी नेवर टेक फोटोग्राफ। क्या चीजें ली थी? 5, आज ही पढ़ा है, बोलो क्या? जार, जार, ड्राई स्पेसिमेन, इंसेक्ट बॉक्स, यस, स्टफ्ड एंड स्केलेटन। तो भाई इसको देखते हैं अभी ये सही है कि गलत है। तो पहली बात तो ये मुझे गलत लग रहा। की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, सही है। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, सही है। इसके बाद बोटेनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, सही है। और इन्होंने पीछा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, which is not correct statement, this is a not correct statement because हम लोगों ने म्यूजियम में 5 चीजें, और जिन लोगों ने ये 5 चीजें भी सीख ली हैं, अगर मेरे कहे गए शब्द भी सीख लिए हैं तो उन्हें मालूम है 5 तरीके से म्यूजियम में रखते हैं, और वो 5 तरीके मैंने पढ़ाए। फिर से एक बार, कंटेनर एंड जार्स विथ फॉर्मेलिन, ड्राइड स्पेसिमेन नंबर 2, इंसेक्ट बॉक्स नंबर 3, इसके बाद स्टफ्ड एनिमल, लार्जर एनिमल स्टफ्ड, एंड नंबर 5 इज स्केलेटन ओनली। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8वां भी चला गया, नीट 2013 का क्वेश्चन है। नाउ द लिविंग वर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, आप इसे देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। अब आपको देखना है कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। टोमेटो एंड पोटैटो दे आर द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, और दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं। इसका नाम है ट्यूबरोसम। अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इनकी स्पीसीज का नाम क्या है, ट्यूबरोसम, और इसका नाम है एस्कुलेंटम। और आपको मालूम है दोनों ही किस बेटा किस जीनस से हैं, इट इज सोलेनम। तो बताओ सोलेनम नाम के जीनस में इनकी सिमिलरिटीज मिनिमम होंगी कि मैक्सिमम होंगी? मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं बोलूं द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन द टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, किस में होगी? किस जगह पर ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होती है? कॉमन और स्पेसिफिक वाली बातें आपको कहां पर ज्यादा मिलेंगी? बताओ। जितना छोटा उतना मोर कॉमन, मोर स्पेसिफिक, एंड दैट इज कॉमन। तो कुछ लोग इसमें स्पीसीज लगाएंगे, बट दे आर द डिफरेंट स्पीसीज बट द सेम जीनस। सो व्हाट्स विल बी द आंसर? जीनस। इट वाज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। हर बच्चे ने यहां पर स्पीसीज की तरफ सोचा होगा, लेकिन स्पीसीज नहीं है, इट इज अ जीनस। अच्छा, स्पीसीज ऑप्शन में ही नहीं है। सो वी हैव द जीनस इन द एग्जाम्पल। सो ये क्वेश्चन आपके सामने चला गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। चलिए, इससे आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। आप देखो ना, आपको क्या पता चल रहा है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आपको क्या पता चलता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? देखिए, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से तीसरा या चौथा क्वेश्चन, या फिर टैक्सोनॉमिकल एड से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से। 2 ही पोर्शन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजर्ड, लिजर्ड थोड़ी ना हो, मस्का डोमेस्टिका क्या होती है? हाउस फ्लाई। प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम, प्रोटोजोआ पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, सही है। फेलिस टिग्रिस, फेलिस लगता ही नहीं है टिग्रिस में, वहां पर क्या लगता है? पैंथेरा, तो ये तो गलत है। ई कोलाई, फुल नेम ऑफ एंटमीबा कोलाई, कॉमनली अक्रिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये भी सही है। ओके सॉरी, इट इज अ एंटमीबा कोलाई भी ई कोलाई होता है, लेकिन एंटमीबा कोलाई इज अ प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ होता है। दैट्स वाई हम लोगों ने इस पॉइंट को पकड़ा नहीं। एंड ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, और जिसमें ई फॉर इज एस्चेरेचिया कोलाई।
यहां पर एस्चेरेचिया कोलाई आएगा। सो ये सेंटेंस भी गलत, ये सेंटेंस भी गलत। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इट इज मस प्लाज्मोडियम फैल्सीप्लेरम अ प्रोटोजोआ पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। क्या आपको मालूम है कि इस मलेरिया का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज ब्रेन मलेरिया, इट इज अ ब्लैक वाटर फीवर, कई तरीके से। इट इज अ फैल्सीपेरम मलेरिया, इट्स अ वेरी लीथल मलेरिया। सबसे ज्यादा डेथ अगर मलेरिया में हो रही है तो इट्स फैल्सीपेरम मलेरिया। ओके, यहां से एक क्वेश्चन बना। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद द पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? किसकी कैटेगरी सही से लिखी गई है? बताइए। टाइगर, टिग्रिस स्पीसीज, क्या ये बात सही है? यस, टाइगर की स्पीसीज क्या होती है? टिग्रिस। कटल फिश, मोलस्क क्लास। मोलस्का पहली बात तो क्लास नहीं है, मोलस्का क्या है? फाइलम, तो ये गलत हो गया। ह्यूमन, प्राइमेट है, लेकिन प्राइमेटा इज नॉट फैमिली, प्राइमेटा इज अ ऑर्डर, ये भी गलत हो गया। हाउस फ्लाई, मस्का, ऑर्डर, मस्का है लेकिन ये उसका क्या है? जीनस, तो ये भी गलत हो गया। इस तरीके से कटल फिश मोलस्का का मेंबर हो सकता है, लेकिन मोलस्का इज अ फाइलम, गलत हो गया। सो ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसमें सही कौन है? टाइगर, टिग्रिस। इस तरीके से ये क्वेश्चन वाला भी क्वेश्चन आपके सामने सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? कितने सारे कैरेक्टर पढ़ाए थे? 7 कैरेक्टर मैंने पढ़ा डाले थे आपको, लिखने के 8 पढ़ा डाले थे। मैंने बोला था चलो इसको पढ़ने के पहले एक बार रिवाइज करते हैं, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बोलो। इट इज अ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, responsiveness, that is a consciousness, self replication, self regulation, इसके अलावा बताया था इंटरेक्शन, इमरजेंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट एल्स यू वांट। अब देखो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, मे बी इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये ज्यादा सही है। अगर अंदर से हो रहा है तो ये भी एक्सक्लूसिव हो सकता है। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड दियर मेमोरी, हर बंदा मेमोरी रखे जरूरी नहीं है, लेकिन परसेप्ट तो जरूर करेगा। इंक्रीज इन मास बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो उन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग? एक्सक्लूसिव, केवल लिविंग करें और कोई ना करे। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉट लिविंग, इसलिए ये तो गलत हो गया। हमें एक्सक्लूसिव चीज चाहिए जो केवल लिविंग करे। अच्छा, इसके बाद परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन दियर एनवायरनमेंट एंड दियर मेमोरी, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी इवेंट हो रहा है, स्टिमुलस हो रहा है, उसको परसीव कर सकते हैं। लेकिन इसी समय पर इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये भी एक बहुत खास बात है। खास बात क्यों है? क्योंकि बेटा इंक्रीज इन मास आउटसाइड तो डेड में होगा, लेकिन अगर इनसाइड है तो ये हमेशा लिविंग ही हो सकता है, एक्सेप्ट वोल्केनो को छोड़ करके, उसमें कुछ बात होती है। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ, ये तो गलत है। अब दो चीजें आपके सामने आती हैं, आइदर दिस और दिस। तो बताओ एक्सक्लूसिव लिविंग में कौन सी बात हमेशा लागू होगी? यस, आपको लगता है मास इंक्रीज होगा इनसाइड से, ये तो सही है। इसके अलावा परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड दियर मेमोरी, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो मेमोरी रख पा रहा है तो एक्सक्लूसिव लिविंग है। आई विल गो विद दिस थर्ड ऑप्शन, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अगर ये ना होता तो मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाता। सो परसेप्शन विल बी द बेटर ऑप्शन। आगे चलिए, ICBN स्टैंड फॉर, आपको मालूम है इट इज अ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब ऑफ और फॉर में लड़ाई मत करिएगा, और खुशी की बात यह है कि इसमें एक ही सही है और सब के सब ऑफ ही है। आगे चलो, ICBN के बाद आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ दियर एबिलिटी। अब जरा इस क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत बार पूछा गया है। इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये सही लगता है। रिप्रोडक्शन गलत है। ग्रोथ एंड मूवमेंट गलत है। रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, हर ऑर्गेनिज्म टच को रेस्पॉन्स करे ऐसा जरूरी नहीं है। प्लांट क्या टच को रेस्पॉन्स करते हैं? नहीं, फील कर लेते। फिर से सुनो, रेस्पॉन्सिवनेस इज नॉट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में दो बातें थी, कॉन्शियसनेस में दो बातें थी। एक तो थी सेंसिटिविटी,
सेंसिटिविटी और दूसरा था रेस्पॉन्सिवनेस। इन दोनों में कोई भी एक चीज लो, आप कॉन्शियस हो, पर हर बंदा जो कॉन्शियस है वो रिस्पॉन्स करे जरूरी नहीं है, हाँ रिसीव कर सकता है। तो रेस्पॉन्सिव नेट टच हर बंदा करे ऐसा नहीं है। प्लांट क्या आपके टच को रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं करेंगे। सो वी गेट विद द ओनली वन ऑप्शन, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। हमें मालूम है हम सब लोग अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हर स्पीसीज दुनिया की, चाहे कोई भी स्पीसीज हो, वो कॉन्टिन्यूअस इवॉल्व कर रही। सो आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। यू मे हैव द डिफरेंट ऑप्शन, ये मेरे तरीके हैं। अगर आपको मुझसे कोई भी दिक्कत हो, आप किसी भी क्वेश्चन में मेरे से आप पूछ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ा दूंगा। नाउ one of the most important function of botanical garden is that they provide a beautiful area of recreation. गलत है। One can observe tropical plant there. They allow ex situ conservation of the germplasm. They provide the natural habitat for the wildlife. नहीं, आपको मुझे पढ़ाना था दो चीजें। एक्स सीटू कंजर्वेशन में दो चीजें मुझे पढ़ानी थी। एक तो बेटा था जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क भी बेटा एक्स सीटू होते हैं, और बोटेनिकल गार्डन भी एक्स सीटू होते हैं। और यहाँ पर हमने कोई भी पौधा उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से हटाकर उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा है। अब मुझे एक जड़ी बूटी चाहिए जो पहाड़ों में पाई जाती है, मैदानों में नहीं, पर उस जड़ी बूटी का पौधा हम अपने घर में लगाएं, दैट विल बी द बोटेनिकल गार्डन। सो आई विल गो विद द, दे अलाउ द एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ germplasm. Any form of the living thing that can be conserved is known as germplasm. So I will go with the third option, and here why not the first? ब्यूटीफुल रिक्रिएशन होता है, लेकिन केवल ब्यूटीफुल रिक्रिएशन के लिए हम लोग ये काम नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन नंबर, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, देखिए वो क्वेश्चन आया जिसको मैंने 10 मिनट टाइम लगा के बताया था। मैंने कहा था यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है ये, इट इज अ lowest unit or basic unit, because genus is also a unit of classification, kingdom is also a unit of classification. तो हमें unit of classification कैसे समझना है? that real नहीं, they are the basic unit of classification. So species is, देखिए real unit of classification divided by taxonomy, real basic unit of the classification, the lowest unit of class, artificial concept, ये तो गलत हो गया। अब आया रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड बाय टैक्सोनॉमी। सो मैं बेसिक यूनिट के साथ जाऊंगा, द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ द बायोसिस्टेमैटिक्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अच्छा, सिस्टमैटिक्स क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप मुझे जो तुम्हें आता है वो बताओ। सिस्टमैटिक में मैंने दो चीजें आपको बताई थी। एक तो बताया था इंटर रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए, ये ढूंढो यहाँ पर। और दूसरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आनी चाहिए। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो बायोसिस्टमैटिक्स होगा। चलो ढूंढते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिल गया, एंड एस्टेब्लिशिंग देयर प्रोजनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरिएशन पैरामीटर फ्रॉम द फील्ड ऑफ द स्टडीज। मुझे तो यही लग रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं लग रहा। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, नो। डेलिमिनेटिंग वेरियस टैक्सा, नो। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेसिस देयर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, नो। देयर इज ओनली वन, दैट इज नोन एज evolutionary history and so on. So by this way, this was the question number 17, and now the question number 18 2001 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करिए। Which one of the following is a less general? ये क्वेश्चन था जिसको मैंने 15 मिनट डील किया। क्या बोला था मैंने? Specific is inversely proportional to general. सो अगर किसी ने बोला है लेस जनरल, इसका मतलब हो गया मोर स्पेसिफिक। और जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आओगे, स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। और उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल कंपेयर टू जीनस, यानी जीनस से लेस जनरल मतलब जीनस से मोर स्पेसिफिक, और जीनस से मोर स्पेसिफिक कौन होगा? स्पीसीज। अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, द सेम क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जनरल कंपेयर टू द जीनस।
अब जीनस से मोर जनरल क्या क्या हो सकती हैं? जीनस के ऊपर क्या आ सकता है? फैमिली, क्लास, डिवीजन, ऑल विल, लेकिन मोस्ट कौन होगा? इट विल बी डिवीजन। उससे कम क्लास, उससे कम फैमिली, एंड इटसेल्फ इट इज जीनस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मेरे पढ़ाने में कोई गलती रही होगी। मैंने बोला था स्पेसिफिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जनरल। अगर कहीं पर लिखा है लेस जनरल, उसे चेंज कर लो, मोर स्पेसिफिक। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हो स्पेसिफिक कंडीशन बढ़ती हैं। और ऊपर से नीचे आने का मतलब है जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हो स्पेसिफिक कंडीशन बढ़ती है। सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके सामने हो गया। नाउ टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप। माय गुडनेस, इन्होंने बोला टैक्सॉन क्या है। अब टैक्सॉन तो कुछ भी हो सकता है। टैक्सॉन कैन बी जीनस, कैन बी स्पीसीज, कैन बी ऑर्डर। सो उन्होंने बोला टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। सो आई विल गो विद द टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सॉन तो कुछ भी हो सकता है। सो टैक्सोनॉमी में यूज किए जाने वाले किसी भी ग्रुप का नाम टैक्सॉन है। क्वेश्चन 96 में आया। नाउ द लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, यस बताइए, क्या इन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवरी की, ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवरी की, बायोजेनेसिस डिस्कवरी की? नहीं, इट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। जीनस और स्पीसीज को लिख करके इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इट वाज अ क्वेश्चन 1993। नाउ सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। भैया सीक्वेंस एक बार लिख दो, अच्छा रहेगा। सबसे छोटी स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम और डिवीजन, और उसके बाद किंगडम। सीक्वेंस। अब इसमें सीक्वेंस पहचानो। आई थिंक डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ट्राइब दिया है। अच्छा, जीनस, स्पीसीज, ये तो फिर गड़बड़ करेगा। डिवीजन, क्लास, फैमिली, नो, ये तो गलत हो गया क्योंकि ऑर्डर गड़बड़ हो गया। क्लास, ये भी गड़बड़ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कभी भी भटकते हैं तो कैसे, मैंने इसको गलत कैसे किया? क्लास पहले नहीं आ सकता फाइलम के, इसलिए गड़बड़ हो गया। डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर आना चाहिए था, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। अब देखिए फाइलम के बाद ऑर्डर नहीं आता, क्लास आता है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है। सो अब एक ही ऑप्शन बचता है तो अपन यही आंसर जाएंगे। देखिए कई बार आपको इंफॉर्मेशन फंस जाती है कि आप ट्राइब कहाँ रखें, ट्राइब तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, तब हम गलत करते हैं बाकी ऑप्शंस को। ये गलत क्यों है? क्योंकि क्लास के बाद फाइलम नहीं आता, फाइलम पहले आएगा, क्लास बाद में, गलत हो गया। डिवीजन के बाद क्लास आता है, ठीक है, क्लास के बाद फैमिली नहीं आती, क्या आता है? ऑर्डर, तो ये गलत हो गया। फाइलम के बाद ऑर्डर नहीं आता, क्लास आता, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। तो आपको एक चीज मिली, जीनस और फैमिली के बीच में एक सब कैटेगरी भी होती है, दैट इज ट्राइब। कल को ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तब बोला जाएगा सर आउट ऑफ कोर्स है, पर उन्होंने 92 में पूछा है, पूरी बताओ जीनस और फैमिली के बीच में एक सब कैटेगरी होगी, दैट इज नोन एज ट्राइब। सिंपल हो गया। 92 के बाद आपके पास 92 का एक और क्वेश्चन है, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आई थिंक हैकेल है, हैकेल है, आई थिंक इट इज हैकेल। यू प्लीज सी इट, अदरवाइज लीव इट, आई विल सी इट। फर्स्ट इट इज कुवियर। ओके, सो आंसर बोल रहे हैं कि कुवियर है, सो आई विल सी दिस। इस आंसर को आप देख लो, द टर्म फाइलम गिवन बाय कुवियर, यू हैव टू सी दिस। अगर ये सही है तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स मान के चलते हैं हम लोग। ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विद द सिमिलर टेट ऑफ एनी रैंक, दैट इज नोन एज टैक्सॉन। इसे हम टैक्सॉन बोलते हैं कि टैक्सॉन कुछ भी हो सकता है। टैक्सॉन कैन बी स्पीसीज, कैन बी जीनस, कैन बी ऑर्डर। तो टैक्सॉन कुछ भी हो सकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, टैक्सॉन इज, अगेन टैक्सॉन क्या है? A taxonom group of any ranking, किसी भी रैंकिंग का कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, that is known as taxon, उसे हम लोग टैक्सॉन बोलेंगे। ओके,
Now the question number 24, basic unit or the smallest taxon of the taxonomic classification is species. ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है आपको मालूम है, 90 का क्वेश्चन है. And the lineage evolve a system of nomenclature is known as binomial nomenclature. And I think इसके बाद this is the end of questions. So ये 26 क्वेश्चन है जो पिछले 25 सालों में पूछे गए आपसे, और इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एक बार आई विल सी, एंड दिस क्वेश्चन इट इज द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, ये एक क्वेश्चन हमें अलग से मिलता है. और मेरे पास यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ जो बोल रहा कि कुवियर है. आई विल सी दिस कि ये टर्म फाइलम क्या है. अदरवाइज कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी के बाहर. सो ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि आज हम लोग क्लास एंड कर देते हैं. चलिए, अच्छा हो जाता है. नया चैप्टर शुरू करने के पहले आप लोगों को नया चैप्टर मैं शुरू करूंगा मंडे से, उससे कुछ लोग और भी ऐड ऑन हो जाएंगे और ये चैप्टर उन लोगों का छूटेगा नहीं. सो आज मैं 1.25 घंटे की क्लास के बाद अपनी क्लास एंड कर रहा हूँ. सो इट इज़ वेरी गुड. अब आप लोग ये काम और करिएगा कि ये जो पीडीएफ है जो मैंने पहले बोला है, पीडीएफ जो आपको ऐप में प्रोवाइड की गई है, ओमेगा ऐप में प्रोवाइड की गई है, ये पीडीएफ आप सॉल्व कर लेंगे. इस पीडीएफ को सॉल्व कर लेने के बाद अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस बेटा नंबर में मुझसे पूछ लेंगे 9319055284. ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 9319055284. इस नंबर पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करता है आप मुझसे पूछ लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट सेशन हम लोग मंडे से चालू करेंगे. मंडे से हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. हियर इज अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करके आइएगा और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए प्रिपेयर होके आइएगा. सो आज सैटरडे, आई थिंक आज सैटरडे, सो आपके लिए संडे का पूरा दिन हो गया. आप अपना खूब एंजॉय करिए और खूब पढ़िए, जो भी टॉपिक आपके पीडीएफ उन्हें सॉल्व करिए. मंडे से नया चैप्टर शुरू करते हैं और इसके बाद जब 15 दिन हो जाएंगे हम लोग जितने 2 चैप्टर का एक टेस्ट लेंगे आपसे, दैट विल बी ऑनलाइन टेस्ट. वो क्लास टेस्ट की तरह होगा, और अगर वो क्लास टेस्ट आप बढ़िया करेंगे तो हम लोग समझेंगे चैप्टर ठीक ठाक पढ़ा गया. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गुड लक. बाय बाय.